हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में आज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस की हियरिंग शुरू हुई है, जो कि 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने है, कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, पी.एस. नरसिम्हा एंड ए.एस. चंदूरकर। अब इस हियरिंग का एक मेन क्वेश्चन यही डिसाइड करना है कि आखिर ये जो रेफरेंस प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा है वो मेंटेनेबल है या नहीं। और अभी तक इस रेफरेंस के फेवर में यूनियन की तरफ से एस.जे. तुषार मेहता ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ही पावर्स को क्वेश्चन किया है कि कैसे वे एग्जीक्यूटिव के डोमेन में घुस रहे हैं और टाइमलाइन सेट कर रहे हैं गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों पर। और यही काम अगर एग्जीक्यूटिव करे और लॉ लेकर आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट्स बहुत ही जल्दी सुनाने होंगे, तो जुडिशरी को कैसा लगेगा। हालांकि यहाँ पर एक डिलेमा पैदा हो गया और सीजे बी.आर. गवाई ने एक स्ट्रॉन्ग कंसर्न रेज करते हुए कहा कि इफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज डू नॉट डिस्चार्ज फंक्शंस विदाउट एनी रीजन आर द हैंड्स ऑफ दिस कोर्ट टाइप। अभी सवाल एकदम क्रिटिकल है, क्योंकि अगर कोर्ट के पास कोई रेमेडी नहीं होगी तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ही कोलैप्स हो जाएगा। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकती है जब उनके पास लोग कंसर्न लेकर आते हैं। इस पर एस.जे. तुषार मेहता ने आर्ग्यू किया कि ऐसे केसेस का पॉलिटिकल सोल्यूशन होता है। चीफ मिनिस्टर्स अप्रोच द प्राइम मिनिस्टर एंड द मैटर इज सेटल्ड। कोर्ट के हाथ बांध देना ही कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन है, उन्होंने इंसिस्ट किया। अब जस्टिस सूर्यकांत ने फिर एक और प्रैक्टिकल सवाल भी उठाया था कि इफ एन अग्रीड स्टेट अप्रोचेस एंड अकॉर्डिंग टू यू जुडिशियल रिव्यू इज कम्प्लीटली बार्ड, व्हाट इज द रेमेडी। तो यही कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में रेज किए थे और आज वापस से हियरिंग शुरू हुई है। तो व्यूअर्स, आपको बता दें कि ये वो दिन है जिस दिन जो कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के फेवर में है, उनके आर्ग्यूमेंट्स आज खत्म हो जाएंगे, जिसमें कि यूनियन गवर्नमेंट और कुछ और स्टेट्स भी मौजूद है। अब एक स्टेट की तरफ से सीनियर एडवोकेट एन.के. कौल मौजूद है, जो कि मध्य प्रदेश है, और उन्होंने भी इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को फेवर किया है। तो अपने आर्ग्यूमेंट्स आज स्टार्ट करते हुए सीनियर एडवोकेट एन.के. कौल ने कहा कि व्हेन अ बिल गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, द प्रोविजो फंक्शंस एज अ प्रीलिमिनरी और कंसल्टेटिव स्टेप। द फ्रेज शैल नॉट withhold assent cannot be read as an adjunct to withholding assent. In the Tamil Nadu case, it was argued that this wording implies a link between withholding and sending the bill back, but neither the text nor precedent supports that. The term unless in the judgment simply means the bill lapses if assent is withheld. It does not imply an automatic referral back to the assembly. तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को ये समझाने की कोशिश की है कि अगर एक गवर्नर बिल पे अपना असेंट विथहोल्ड करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस बिल को वापस स्टेट असेंबली के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाए, वहीं पे वो बिल लैप्स हो जाता है। जिसके बाद उन्होंने वापस से कहा कि जो गवर्नर है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, बट पीपल ऑफ द स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है कि इट इज हिज ड्यूटी टू अप्लाई हिज माइंड, सेंड सजेशन और सेंड द बिल बैक टू रिकंसिडरेशन, अदरवाइज ही वुड बी अ यूजलेस फंक्शनरी। अब यहीं पर सीजे बी.आर. गवाई का एक इंपॉर्टेंट सवाल था। उन्होंने कहा कि इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रीइटरेट्स अ बिल अ सेकेंड टाइम, कैन द गवर्नर स्टिल एक्सरसाइज डिस्क्रेशन। तो यहीं पर सीनियर एडवोकेट कौल ने कहा कि नहीं, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट क्लियर वंस रीइटरेटेड द गवर्नर कैन नॉट विथहोल्ड असेंट। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कौल कह रहे हैं कि अगर स्टेट असेंबली वापस से बिल भेज देती है गवर्नर के पास, तो गवर्नर के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी असेंट वापस से विथहोल्ड कर ले। उन्होंने समझाया कि डिस्क्रेशन ऑफ द गवर्नर और प्रेसिडेंट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट फंक्शंस एज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, नॉट एज एन इंडिपेंडेंट वीटो। उन्होंने फर्दर कहा कि जो गवर्नर की पावर होती है विथहोल्ड असेंट करने की, वो एक इंडिपेंडेंट डिस्क्रेशन है। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की बात उठाई बी.के. पवित्रा में। उन्होंने बताया कि द कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन अ बिल इज रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट, नो फिक्स्ड ग्राउंड्स कैन बी प्रिस्क्राइब्ड, इट इज लेफ्ट टू द गवर्नर्स जजमेंट एज नोटेड इन शिवराज चौहान। While the governor usually acts on aid and advice in situations like loss of confidence, discretion can be exercised independently. यानी उन्होंने कहा कि गवर्नर के पास डिस्क्रेशनरी पावर्स होते हैं और उन्हें जब सही लगे वो उस अकॉर्डिंग कुछ एक्शन स्टेप्स ले सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्हें हर चीज में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस लेनी पड़ती है, क्योंकि कुछ केसेस में अगर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है तो फिर गवर्नर क्या करेगा। जिसके साथ उन्होंने कहा कि व्हेन देयर आर नो जस्टिसिएबल स्टैंडर्ड और जुडिशियली मैनेजेबल स्टैंडर्ड्स टू judge an action, it will not come under judicial review. So the power of judicial review is implicit, but these cannot be adjudicated. यानी कि अब यहाँ पर उन्होंने समझाया कि ये केस नहीं बनता है जुडिशियल रिव्यू का। अब इस पर सीजीआई
CJ गवई ने कहा कि if discretion under Article 356 is justiciable, why not under Article 200? तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कॉल ने बोला कि प्रेसिडेंशियल एसेंट हैज बीन हेल्ड नॉन जस्टिसिएबल एज देयर आर नो क्लियर लीगल स्टैंडर्ड्स. द कॉन्स्टिट्यूशन entrusts their judgment. Misuse cannot be the starting point. If there is egregious conduct, it is for Parliament to act, not for courts to impose timelines or make it judicially reviewable. यहाँ पे सीनियर एडवोकेट कॉल ने साफ साफ कह दिया कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजना भी प्रेसिडेंट का पावर है और उस पे सुप्रीम कोर्ट उसे जुडिशियल रिव्यू के तहत नहीं देख सकता, वो काफी गलत हो जाएगा और प्रेसिडेंट गवर्नर सबके पास ही एक डिस्क्रिशनरी पावर है. अब यहाँ पर CJ गवई ने कहा कि इफ बोथ हाउसेस अप्रूव अ बिल ट्वाइस, व्हाई शुड द गवर्नर प्रेसिडेंट बी एबल टू सिट ऑन इट indefinitely? While we can't fix a timetable, would the court then be powerless? We accept that courts shouldn't presume abuse by constitutional functionary. अब यहाँ पर CJ गवई ने वापस से वही सवाल उठाया कि अगर आप कह रहे हैं कि हम टाइम टेबल नहीं लगा सकते तो फिर हम कर क्या सकते हैं? कोर्ट्स के पास पावर क्या होती है? क्योंकि वो प्राइमा फसाई ये अज्यूम करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज है, गवर्नर है या प्रेसिडेंट हो गए, तो उन्होंने अपने पावर को अब्यूज नहीं किया है. बट उसके बाद का स्टेप क्या रहेगा कोर्ट्स के पास? अब इस पर सीनियर एडवोकेट कॉल ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर ये कोर्ट्स नहीं डिसाइड कर सकते तो ये पार्लियामेंट का डोमेन है. This is for Parliament to decide. Courts cannot start from the assumption of misuse and then rewrite the Constitution to fill a supposed vacuum. This is completely impermissible. जुडिशियल रिलोकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन. तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट एनके कॉल ने बहुत ही बड़ी बात कह दी, जिसके बाद उनके आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हो गए और इसके बाद बारी आई सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे की, जो कि ऑनलाइन अपीयर हुए थे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, जो कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को सपोर्ट कर रहा है. अब सीनियर एडवोकेट साल्वे ने कहा कि वी मस्ट नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल फेडरल इन फॉर्म was crafted with specific union state balances. Interpretation of provisions should flow from the text, not preconceived notions of federalism. The framers allowed the union to refuse assent to a state bill, what some call a veto. That power exists unless Article 201 itself is written. तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे कह रहे हैं कि जो टेक्स्ट है हम उसमें से मतलब ढूंढते हैं, पहले से अज्यूम करके नहीं चलते हैं कि फेडरलिज्म का इस टेक्स्ट के बाहर क्या मतलब है और उस एक प्री कंसेप्ट नोशन के साथ हम टेक्स्ट को रीड करें. अब यहाँ पर CJ गवई ने वापस से सवाल उठाया कि कैन द यूनियन रिजेक्ट अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. तो सीनियर एडवोकेट साल्वे ने इससे अग्री किया और कहा कि द proviso to Article 201 clearly permits it. The text does not limit such a power and treating a veto as unconstitutional misreads the provision. Accepting the plain language leads to a different conclusion. The governor has the power to withhold assent. Veto is something done for personal use. There is nothing personal here. अब इसके बाद CJ गवई के मन में एक और सवाल था और उन्होंने कहा कि does the union right to reject a state bill extends even to list second subject? Well, there is no repugnancy. तो सीनियर एडवोकेट साल्वे ने इससे भी अग्री किया और कहा कि आर्टिकल 201 imposes no such limitation. आर्टिकल 254 सबसेक्शन 2 deals with a different situation altogether. अब यहाँ समझते हैं कि आर्टिकल 254 कहता क्या है. It deals with inconsistency between laws made by parliament and laws made by the legislature of state. और वहीं इसका clause 2 कहता है कि where a law made by the legislature of a state with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list, जो कि state और union दोनों का एक list होता है, contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by parliament or an existing law with respect to that matter, then the law so made by the state legislature of such state shall, if it has been reserved for the consideration of the president and has received his assent, prevail in that state, provided that nothing in this clause shall prevent parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter, including a law adding to, amending, varying और repealing the law so made by the legislature of the state. यानी कि इस आर्टिकल में कहा गया है कि अगर एक स्टेट असेंबली कैसा लॉ पास करती है जो कि कंकरेंट लिस्ट में होता है और जिसे कि प्रेसिडेंट की एसेंट भी मिल जाती है, तो उस मामले वो जो लॉ अगर पास हो जाता है तो वो स्टेट में अप्लाई होगा. बट यही अगर कुछ टाइम बाद जाकर पार्लियामेंट पूरे देश के लिए एक वैसा ही लॉ लेकर आती है, उसी लॉ में कुछ चेंजेस करती है, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ था वो रिपील हो जाएगा और जो यूनियन का होगा फिर वो सारी जगह इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंट होगा। तो यहीं पर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे समझा रहे हैं कि आर्टिकल 201 कुछ अलग बात कहता है, बाकी आर्टिकल्स कुछ अलग बात कहते हैं, एंड एट द एंड ऑफ इट गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो विथहोल्ड कर सकते हैं एसेंट। लोग इसे वीटो का टर्म दे या कुछ भी बोले, बट ये पावर गवर्नर के पास है। तो व्यूअर्स, हम देख सकते हैं कि अभी कुछ स्टेट्स भी इस रेफरेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने एमपी और महाराष्ट्र को देखा है, और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर दोनों की पावर्स को अपहोल्ड करने की कोशिश जारी है। अब आगे की हियरिंग में और क्या बातें रखी गई है जानने के लिए जुड़े रहिए विद लॉ चक्रा।